पल्लवन और निबंध के पारस्परिक साम्य वैषम्य के विषय में विवेचन करना अति आवश्यक है। प्रायः पल्लवन को निबंध ही मान लिया जाता है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। निबंध में भी यद्यपि किसी विचार बिंदु का विस्तार कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता के आधार पर किया जाता है, किंतु उसका उद्देश्य भिन्न है। पल्लवन में विषय का विस्तार भी एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। निबंध में यह सीमा प्रायः नहीं रहती, अर्थात कलेवर की दृष्टि से दोनों भिन्न है। कलेवर की दृष्टि से दोनों भिन्न है। यद्यपि दोनों की रचना प्रक्रिया समान है, दूसरी बात उद्देश्य की है। निबंध से अपेक्षा की जाती है कि किसी विषय की विभिन्न दिशा संकेतों के माध्यम से विस्तृत और विश्लेषित जानकारी मिल सकेगी। किसी विचार बिंदु का सूत्रपात करके उसका विवेचन, विश्लेषण का पूर्ण विकास किया जाएगा। उसके ठीक विपरीत पल्लवन में यह विकास अत्यंत त्वरित और सारगर्भित होता है। विषय के सभी पहलुओं का उद्घाटन और विवेचन पल्लवन में संभव नहीं होता। पल्लवन जब 1 या 1.5 पृष्ठ से अधिक होने लगता है, तब समस्त विचार बिंदुओं में बिखराव आने का संदेह रहता है। पल्लवन से अपेक्षा की जाती है कि लेखक अपेक्षित विषय पर अपने विचार, विवेचन, विश्लेषण, उदाहरण, दृष्टांत आदि सभी का उपयोग समास प्रधान शैली में करेगा। तीसरी बात विषय की है। किसी भी विषय या संकेत बिंदु पर निबंध तो लिखा जा सकता है, किंतु उन सभी का पल्लवन करना कभी-कभी कठिन हो जाता है। पल्लवन के विषय ऐसे होने चाहिए जिनमें बहुत विस्तार की गुंजाइश ना हो। शास्त्रीय सूत्र, वैज्ञानिक समीकरण या प्रौद्योगिकी सारणियों पर पल्लवन करना प्रायः कठिन होता है। इन्हें किसी निबंध में प्रायः समझाया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पल्लवन और निबंध में सतही तौर पर साम्य होते हुए भी अंतर बहुत अधिक है। पल्लवन की विशेषताएं। पल्लवन की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन और निबंध से अंतर स्पष्ट हो जाने के पश्चात इनकी विशेषताओं का विश्लेषण अपेक्षित है। उपर्युक्त विवेचन में जिन विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है वे इस प्रकार हैं। पहला है गद्यात्मक रचना, दूसरा है सर्जनात्मक, तीसरा केंद्रोन्मुखता, चौथा मौलिकता, पांचवा कल्पनात्मकता, छठा प्रवाहमयता, सातवां उन्मुखता, आठवां सहजता, नौवां उक्ति वैचित्र्य, 10वां शब्द चयन, 11वां भाषा लालित्य आदि। आगे गद्य रचना क्या है? गद्यात्मक रचना। किसी विषय पर वैसे तो गद्य पद्य में विस्तार किया जा सकता है। वर्षों पूर्व हिंदी में समस्या पूर्ति के रूप में काव्य रचना होती रही है, किंतु पल्लवन के लिए निश्चित है इसमें भाषानुभूति को गद्य रूप में प्रकट किया जाएगा। विचारों का तर्कपूर्ण विवेचन, विश्लेषण गद्य में ही किया जा सकता है। कविता में इसकी गुंजाइश नहीं होती। यही कारण है कि प्राचीन काल में किसी सूत्र या कारिका के भाष्य या व्याख्यान विश्लेषण के लिए प्रायः गद्य को चुना जाता था। पल्लवन के विषय में चुनाव के पश्चात उसके सूत्रों को सजोकर व्यंजनात्मक रूप में विकास अपेक्षित रहता है। लेखक अपनी रुचि, मेधा और अवसर के अनुकूल किसी विषय का विस्तार प्रस्तुत करता है। यह गद्य रचना पर्याप्त विस्तृत नहीं होती। एक सीमा में रहकर ही अपने विचारों को प्रस्तुत करना पड़ता है, अन्यथा निबंधात्मकता आने का खतरा रहता है।
दूसरा है सर्जनात्मकता। अन्य साहित्य रूपों के समान सर्जनापूर्ण पल्लवन सर्जनापूर्ण पल्लवन भी विधा है। यदि किसी पल्लवन को पढ़कर लगे कि इसमें तो कुछ वाक्य या उक्तियां चिपकाई गई हैं या कतरनी को जोड़कर कुछ प्रस्तुत किया है, तो उसमें पल्लवन की संज्ञा नहीं दी जा सकती। किसी विषय पर प्रस्तुत किए गए लेखक विचार उसकी वैयक्तिक सृजनशीलता का परिणाम होना चाहिए, अन्यथा उनमें बिखराव, कृत्रिमता और अस्पष्टता आ जाएगी। सृजनशीलता के लिए प्रतिभा और अभ्यास अनिवार्य है। जब हम एक ही विषय पर विभिन्न व्यक्तियों के साथ एक ही समय में पल्लवन करते हैं, तो सभी की प्रस्तुति भिन्न भिन्न होगी। उनमें विषय प्रतिपादन, दृष्टिकोण, विजन, वैचारिकता एवं व्यंजनात्मकता आदि के स्तर पर एक भिन्नता मिलेगी। परिणामतः सभी का सृजनात्मक रूप भिन्न भिन्न आस्वाद दे सकेगा। तीसरा है केंद्रोन्मुखता। सृजनशील व्यक्ति पल्लवन करते समय विषय को विभिन्न आयामों से समझने समझाने लगता है। कभी कभी मूल विषय से दूर भी हट जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि हम पल्लवन के मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। वैसे भी अपने विचार व्यक्त करते समय हमें विषय क्षेत्र की सीमा में रहना चाहिए। विषय से भटके और अप्रासंगिक हुए पल्लवन की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि लेखक को निर्दिष्ट विषय के केंद्र में रहना चाहिए। इसका कारण यह भी है कि पल्लवन में निर्द्वंद विस्तार का अवसर नहीं होता। हमें अपने पक्ष को सारगर्भित रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि हमारा ध्यान मूल विषय पर केंद्रित नहीं रहेगा तो पल्लवन निरर्थक होने लगेगा। विवेचन में बिखराव आ जाएगा। अतः सृजन शक्ति को मुख्य विषय पर केंद्रित रहना चाहिए। चौथा है मौलिकता। मौलिकता का अभिप्राय है नवीनता, अर्थात किसी विषय पर अब तक उपलब्ध भावानुभूति विचार प्रस्तुतिकरण की दृष्टि में जब कोई लेखन नवीनता लाता है तो उसे मौलिकता कहा जाएगा। सृजनात्मकता की प्रथम अपेक्षा मौलिकता में है। कोई भी कलात्मक सृजन मौलिक होगा। यदि वह मौलिक नहीं है तो उसमें सृजनात्मकता का अभाव है, वह नकल भी हो सकती है। मौलिकता में व्यक्ति का निजी अनुभव, दृष्टिकोण और विश्लेषण प्रकट होता है। मौलिक रचना ही रसास्वाद प्रदान कर सकती है। पल्लवन का एक गुण उसका मौलिक होना भी है, क्योंकि यह एक सृजनशील गद्य रूप है। अतः इसमें लेखक का निजी वैशिष्ट्य मिलना चाहिए। किसी भी विषय का पल्लवन करते समय उसमें उस विषय में प्राप्त समस्त भाव विचारों को निजी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। विषय पर कुछ नया चिंतन प्रस्तुत करना चाहिए। समसामयिक की अपेक्षा के अनुसार नवीन भाव विचारों के संकेतों से पल्लवन की मौलिकता आती है। अगला पॉइंट है कल्पनात्मकता। सृजनशील और मौलिक रचना होने के नाते पल्लवन की कल्पनाशीलता का स्थान अक्षुण्ण है। उपर्युक्त दोनों विशेषताओं की आधारभूमि भी यही है। कल्पनाशीलता के द्वारा नीरस विषय और नीरस अवसर को भी सरस और व्यंजनापूर्ण बनाया जा सकता है। लेखक की प्रतिभा, अभ्यास, अध्ययन, विचार और अनुभूति पर आधारित कलात्मकता क्षमता किसी विषय को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाती है। पल्लवन करते समय बीज रूप में प्राप्त विचार बिंदु का सिंचन कल्पना रूपी खाद और पानी से किया जाता है, तभी उसमें सरसता और प्रभविष्णुता अंकुरित होती है। यहाँ ध्यातव्य है कि कल्पना की उड़ान निरंकुश नहीं होनी चाहिए। जिस विषय पर पल्लवन करना है उसके तथ्यात्मक स्वरूप को कल्पनात्मकता रंग चढ़ाकर सुंदर तो बनाया जा सकता है, किंतु विषय वस्तु, प्रतिपाद्य और प्रस्तुतिकरण
शैली एकदम वायवीय नहीं बननी चाहिए। उनमें यथार्थता और स्वाभाविकता का गुण विद्यमान रहना चाहिए। जहाँ हम अति कल्पना का आश्रय लेने लगते हैं, वहाँ कृति वहाँ कृति कृत्रिम, अविश्वसनीय और अयथार्थवादी होने लगती है। अतः पल्लवन में विषय का प्रतिपादन स्वाभाविकता की सीमा में रहकर ही किया जाना चाहिए। यह निबंध नहीं, अतः कल्पना की अपेक्षा भी सीमित हो जाती है। छठवां है उन्मुक्तता। उन्मुक्तता सृजनशीलता की अन्य महत्वपूर्ण कसौटी है। उन्मुक्तता का अर्थ है बंधन मुक्त, सहज होकर लिखना। पल्लवन के विषय का प्रतिपादन किसी शास्त्रीय परंपरित और रूढ़ि से मुक्त होना चाहिए। लेखक को चाहिए कि विषय के घेरे में आने वाले विभिन्न पक्षों में से एक दो पक्ष को उन्मुक्त रूप से चुने, उन पर स्वचिंतन विचार व्यक्त किए जाए। यद्यपि किसी आग्रह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर विषय का विस्तार होगा तो वह सर्वजन सुलभ आनंद नहीं दे पाएगा। यदि किसी विचार का सूत्रपात करेगा भी तो वह किसी वर्ग विशेष को तुष्ट करेगा। अपेक्षा यह है कि विषय का चुनाव और प्रतिपादन, सूत्र गठन और उद्देश्य सब कुछ लेखक के व्यक्तित्व के स्वतंत्र चिंतन का प्रतिफलन होना चाहिए। पाठक अथवा जनसाधारण के लिए उससे कुछ ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। सातवां पॉइंट है प्रवाहमयता। पल्लवन एक सुगठित समेकित इकाई है। इसमें जिन भावों अनुभूतियों को प्रस्तुत किया जाता है उनमें निरंतर गति रहनी चाहिए। जब हमारे भाव और विचार विशृंखलित होकर व्यक्त होते हैं, उनमें पूर्वापर क्रम नहीं रहता अथवा हम अपने चिंतन और तर्कों में संगति नहीं बैठा पाते, तब किसी कृति का निर्माण नहीं होता। मात्र कुछ वाक्यों का समूह हमारे सम्मुख होता है अथवा किन्हीं कतरनों की पुटनी से जूझने की कोशिश होती है। पल्लवन में क्योंकि सीमा 1-1.5 पृष्ठ तक निर्धारित रहती है, अतः हमें चुने हुए विषय से संबद्ध भाव लहरियों वैचारिक सूत्रों को उनके अनुरूप भाषा शैली में क्रमशः संयोजित कर लेना चाहिए। वास्तव में विषय वस्तु के बिंदुओं और तर्कों का संयोजन प्रवाहमयता को प्रभावित करता है। जिस अनुच्छेद में पल्लवन किया जा रहा है उसमें अनुच्छेद का गुण मिलना चाहिए। अनुच्छेद मात्र कुछ वाक्यों का समूह नहीं होता, अपितु अपेक्षित भाव विचारों की संयोजित क्रमशः विकसित भाषात्मक अभिव्यक्ति होती है। अतः प्रवाह को बनाए रखने के लिए भावों विचारों को सुसंगठित कर लेना चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक को एक दूसरे के पूर्वापर संबंध के अनुसार क्रमशः विकसित करना चाहिए। अनुच्छेद के प्रत्येक वाक्य में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वे विषय वस्तु के प्रत्येक अंग को एक दूसरे से जोड़ते हुए श्रृंखला का आभास प्रदान करें। अगला पॉइंट है सहजता। पल्लवन की अगली विशेषता है यह ऐसी विशेषता है जिसकी आवश्यकता वस्तु और शिल्प दोनों के लिए अनिवार्य है। यहाँ यह आवश्यक है कि विषय का चुनाव सहज हो। वहाँ यह भी जरूरी है कि विषय का प्रतिपादन सहज हो। साहित्य की किसी भी विधा के लिए सहजता उपयोगी चीज है। पल्लवन करते समय कल्पना और मौलिकता की रक्षा सहज रहकर ही की जा सकती है। अभ्यास और प्रतिभा के बल पर गंभीर और गुरुतर विषयों को भी सरलता से प्रतिपादित किया जा सकता है। यहाँ सरलता प्रतिपादन की है, व्यक्ति के व्यक्तित्व की है। लीक पीटने से गुरु गंभीर किंतु आवश्यक विषय और अवसर नीरस हो जाया करते हैं। आज के युग में जबकि क्षण किसी न किसी तनाव के साथ व्यतीत होता है, तब तो